नमस्कार दोस्तों, वक्त है एक छोटी सी वीडियो का। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि ई श्रम कार्ड एक्चुअली में क्या है। और क्योंकि मार्केट में पहले से ही डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स, ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे घूम रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड। फिर हमें ई श्रम कार्ड की जरूरत ही क्या पड़ी? ऐसा क्या है ई श्रम कार्ड में कि हमें ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को उसे लाने की जरूरत क्या थी? आपको ध्यान होगा कि कोविड-19 जब 2020 के आसपास आया था, आपको पता है, उस दौरान क्या होगा कि बहुत सारे प्रवासी जो मज़दूर थे, वो एक तरफ से उधर, एक तरफ अपनी साइड से शिफ्ट हो रहे थे, कहीं कोई इधर जा रहा था अपनी स्टेट में, कोई वापस आ रहा था, ऐसी स्थितियाँ थी। और गवर्नमेंट को उन्हें सहायता पहुँचाने में या किसी भी तरह की उन्हें सुविधा देने में बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअली में कौन-सा मज़दूर किस कैटेगरी में आता है, और वो बंदा जो अगर मज़दूरी कर भी रहा है, तो किस टाइप की मज़दूरी कर रहा है। क्योंकि मजदूरी में कई सारे काम होते हैं, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट अब खेती में काम करता है वो भी मजदूर है, और कोई ईंट भट्टे का काम करता है वो भी मजदूर है। कोई रेडी लगा रखे है, पर्सनली उसने अपना कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो डेली इनकम, अपना काम डेली वेज दिहाड़ी कमा रहा है, वो भी एक तरह की मजदूरी ही है। हालांकि ये एक अनकैटेगराइज्ड वर्किंग एरिया में आता है, सेक्टर में आता है। अनकैटेगराइज्ड जो असंगठित वर्किंग क्षेत्र होता है, उसमें आता है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये संगठित वर्किंग क्षेत्र और असंगठित वर्किंग क्षेत्र क्या है? देखिए, संगठित जो क्षेत्र है उनकी जो सैलरी है फिक्स होती है, उनकी जो नौकरी है वो बिल्कुल फिक्स है, सिक्योर है। ऐसी स्थिति में वो अपना पीएफ कटवाते हैं, उनका पीएफ कटता है, ईएसआई की सुविधा मिलती है, और एक रूल रेगुलेशन, जो कंपनी के रूल रेगुलेशन उन पे लागू होते हैं, उनके तहत उनको छुट्टियाँ, उनको लीव्स वगैरह दी जाती हैं, वो सारे संगठित क्षेत्र के अंडर में आता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र क्या होता है? जहाँ कोई कैंडिडेट अपना पर्सनल काम करता है, जैसे दिहाड़ी मजदूरी, ड्राइवरी कोई बंदा कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर है, कोई बंदा नाई की दुकान चला रहा है, कोई अपनी पर्सनल इलेक्ट्रिशियन की शॉप चला रहा है, जो कि गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है। तो किसी भी मजदूर का स्पेसिफिक वो बंदा कर क्या रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ई श्रम कार्ड बनाया था, ताकि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारे पास रहे कि अनकैटेगराइज्ड जो सेक्टर है उसमें टोटल कितने बंदे काम कर रहे हैं और कितने बंदे हैं। इसका बेनिफिट्स क्या है कि एक तो उन्हें जो गवर्नमेंट है वो सुविधा देगी, तो उनके लिए ये सुविधा बनानी आसान होएगी कि अनकैटेगराइज्ड का कौन से सेक्टर में किस बंदे को कौन सी सुविधा बनानी है, कौन सी सुविधा उन्हें दी जा सकती है, उन सब के लिए उन्हें लिए जो स्कीम है वो बनानी आसान हो जाएगी इससे। इसके साथ ही अब तक जो डेटा मिला है उसके अनुसार लगभग 31 करोड़ के आसपास है जो इसमें डेटा में अभी तक का मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो ये एक अनकैटेगराइज सेक्टर में जो मजदूर हैं उनका एक प्रमाण पत्र है। तो इसमें एक मिथ और भी है, अब आपको सुनने में आया होगा कि जो भी बंदा इसको बनाता है, जो कैंडिडेट्स इसको बना लेते हैं, तो उनको 1000 रुपये, 1500 रुपये उनके खाते में आता है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, कुछ नहीं आता। अभी भविष्य में जब कोई गवर्नमेंट इसमें स्कीम लाएगी, तो हो सकता है कि उनको डायरेक्ट टारगेट करना आसान हो जाए। टारगेट इन द सेंस गोली वाला टारगेट नहीं, टारगेट इन द सेंस कि उनका नाम ध्यान में होएगा कि हाँ, ये बंदा फलानी जगह से ये काम कर रहा है, और इनके लिए आसान होएगा। अब ये बंदे कौन कौन, ये जो पात्र है इसके लिए, ये किसको बनाना चाहिए? इसके लिए पात्र वो हर कैंडिडेट है जो अपना पर्सनल काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट के अधीन नियमों में नहीं आता है, जैसे कि उसका डेली सुबह आना कितने बजे, जाना कितने बजे है, उसकी छुट्टी, लीव जो गवर्नमेंट संगठित नहीं है, उनका पर्सनल मैटर है, या फिर वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जिनका पीएफ नहीं कटता है किसी कंपनी में, अगर वो काम भी कर रहे हैं, उदाहरण के लिए किसी कंपनी में वो कैंडिडेट काम कर रहा है लेकिन उनका पीएफ नहीं कटता, तो वो काम कर सकते हैं, ईएसआई का उन पे लागू नहीं होता सिस्टम, तो वो सारे बंदे इसको अपना सकते हैं, इस कार्ड को बना सकते हैं। वो अनकैटेगराइज वर्किंग में ही आएंगे। वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, अब टेलरिंग का काम कर रहे हैं, नाई का काम कर रहे हैं, ये सब अनकैटेगराइज सेक्टर के काम आते हैं। इसके अलावा इस चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान ना दीजिए कि 1000-1500 रुपये मिलेंगे इसको बनाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या ये सबको बनाना चाहिए? हर उस कैंडिडेट को मुझे लगता है बनाना चाहिए जो भी इसका पात्र है। 16 साल से लेके 59 साल तक इसकी एज लिमिट है, उनको भी ये बना लेना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट आपके लिए कुछ स्कीम बनाएगी या फिर पब्लिक को ध्यान में रखते हुए स्कीम बनानी है, जैसे किसी भी स्कीम के लिए हम बजट बनाते हैं कि हमें इतना बजट इस स्कीम के लिए लाना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं है कि कितने करोड़ लोग हैं आगे जो इसका उपयोग कर पाएंगे, तो आप खुद जानते होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे एक बेसिक आइडिया, अब जैसे कि मैंने बताया कि लगभग 31 करोड़ के आसपास डेटा है, वो गवर्नमेंट के डेटाबेस में आ चुका है कि 31 करोड़ के आसपास जो प्रदेश है, देश में मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं अनकैटेगराइज सेक्टर में, तो अब उनके लिए स्कीम में लाना आसान होएगा। अब उन्हें आइडेंटिफाई जरूर हो गया है, इससे आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा वर्कर किस काम को कर रहा है, बेशक वो
अनकैटेगराइज सेक्टर में है, लेकिन कौन सा वर्कर किस जगह पे कौन सा काम कर रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जा सकता है अब। तो इसी को देखते हुए स्कीम्स बनाना गवर्नमेंट के लिए आसान होगा, एक तो ये सुविधा है। अगर वो कल को जॉब से रिलेटेड कोई स्कीम लाती है, जो चूँकि इसमें आपने जब ये आपने ई श्रम कार्ड आप बनाएँगे तो उसमें क्वालिफ़िकेशन माँगता है, अभी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी स्किल क्या है, ये सब पूछते हैं वो। अगर आप बताते हो तो अच्छी बात है। तो उससे कल को कोई जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जॉब से रिलेटेड भी अगर कोई स्कीम ला रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि अनकैटेगराइज़ सेक्टर में कितने बंदे काम कर रहे हैं मज़दूरी में और कितने हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उनके लिए क्या-क्या सुविधा लाई जा सकती है। तो इससे रिलेटेड भी जो स्कीम्स हैं बनानी गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाती हैं। ये तो इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर कौन पात्र नहीं है, अब एक सवाल और हो सकता है कि कौन इसको नहीं बना सकता। हर वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है जो गवर्नमेंट अधिकारी है, जिसका पीएफ कटता है, ईएसआई की सुविधाएं वो ले रहा है। इसके साथ ही अगर वो टैक्स भर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी ई श्रम कार्ड के बारे में। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक जो क्लियरेंस मिल गई होगी कि ये क्यों है और क्या ज़रूरी है इसमें। ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी छोटी सी वीडियो में।